नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है द राजधर्म पर। आपके साथ मैं हूं अदिति। इस वक्त हम सहारनपुर की नाकूड़ विधानसभा में मौजूद हैं और आज हम एक ऐसे व्यक्ति विशेष का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिनके राजनीतिक करियर में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने 2016 में बसपा को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। 2002 से ये लगातार जीत रहे थे, जब ये बसपा में थे तब भी जीत रहे थे। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उन्हें भाजपा का दामन थामना पड़ा? हम बात कर रहे हैं धर्म सिंह सैनी जी की, जो इस वक्त भाजपा में राज्य मंत्री हैं, आयुष मंत्रालय का पद संभाल रहे हैं, साथ ही साथ नाकूड़ विधानसभा से विधायक भी हैं। इसी के साथ साथ सहारनपुर के अंदर एक और बड़ा फैक्टर जो सामने निकल के आता है वो है इमरान मसूद। कहा जाता है कि यहाँ पर दलित और मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं और ये दोनों ही वोट भाजपा के कोर वोटर नहीं माने जाते। ऐसे में किस तरह से उन्होंने इन वोटों को प्रभावित किया और क्या कुछ उनके राजनीतिक करियर का ग्राफ रहा, हम सारी ही चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म सिंह सैनी जब बसपा में थे तो वो मायावती के करीबी भी माने जाते थे, साथ ही साथ अब भाजपा में कार्यभार संभाल रहे हैं। तो हम इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। धर्म सिंह सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द राजधर्म पर। धन्यवाद आपका भी नाकूड़ विधानसभा में। जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि बसपा को छोड़ने का और भाजपा को ज्वाइन करने का क्या कारण था 2016 में? देखिए, बसपा जब तक उत्तर प्रदेश में उन गरीब, दलित, शोषित लोगों के न्याय के लिए लड़ती रही, तब तक बहुजन समाज पार्टी एक अपने मकसद को प्राप्त कर रही थी। लेकिन जब बीएसपी की नेता का केवल एक ही मकसद रह गया कि पैसा इकट्ठा करो, चाहे वो संगठन का पद देने के लिए पैसे की वसूली रही हो या एमएलए एमपी के टिकट वितरण में, टिकट देने में, तो बगैर पैसे के अब बहुजन समाज पार्टी कोई टिकट नहीं देती। और हम जैसे ईमानदार लोगों के पास में इतना पैसा नहीं था कि हम उस पार्टी को पैसा दे करके हम टिकट खरीद सके। ये हमारे बस की बात नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि कहाँ से हम इतना पैसा लाएं। चूँकि मेरा पर्पज राजनीति में आना मेरा व्यवसाय नहीं है। राजनीति में मैं अपने क्षेत्र की, जनपद की, प्रदेश की जनता की सेवा कर सकूं, इसलिए मैं राजनीति में आया था। और उस पर्पज़ को अगर मुझे आगे लेकर के चलना था तो पैसा उसके बीच में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने बीएसपी को तिलांजलि दे करके भारतीय जनता पार्टी, जो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जो इस देश की खोई हुई छवि को उन्होंने विश्व स्तर पर एक सम्मान दिलाने का काम किया है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आया, बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके। 2002 से आपको बसपा में ही टिकट मिल रहा था। उस वक्त किस आधार पर चयनित किया जा रहा था विधायकों को जब आपको टिकट दिया गया, और 2016 में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि आपका टिकट काट दिया? मैंने बताया कि मेरा 2002 में टिकट हुआ, कोई मेरे से पैसा नहीं लिया गया। 2007 में फिर मेरा टिकट हुआ तो कोई पैसा नहीं लिया गया, मेरे से नहीं, किसी से भी नहीं लिया जाता था। इसी तरह 2012 में भी मेरे सामने कोई इस तरह की बात नहीं आई। लेकिन जब 2017 का चुनाव था तो हम लोगों के सामने एक टारगेट रखा गया पार्टी की तरफ से। हमने साफ शब्दों में कह दिया कि हम पैसा नहीं दे सकते किसी भी सूरत में। और जब पैसा नहीं दे सकते थे तो हमारा स्वाभाविक था कि हमारा टिकट कटना था। और कह दिया गया था कि पैसा दोगे तो टिकट रहेगा और अगर पैसा नहीं दोगे तो पार्टी में भी आप नहीं रह सकते। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी छोड़ना हमारी मजबूरी हो गई थी। कितना पैसा, अगर मैं पूछूं स्पष्ट शब्दों में कि मतलब एक राजनीति में जब एक पार्टी सत्तारूढ़ होती है तो पैसा इतना अहम हो जाता है कि विधायकों के टिकट के साथ जो विधायक जनता से जुड़े हुए हैं उनके साथ इस तरह का बसपा में अगर व्यवहार किया जा रहा तो कितने पैसे की धांधली होती थी या किस तरह का व्यवहार किया जाता था? इतने पैसे की डिमांड होती थी जितना मैं नहीं दे सकता था। जितना मैं नहीं दे सकता था इतने पैसे की डिमांड हुई थी, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का काम किया। अच्छा, उस वक्त आपके पास विकल्प सपा भी था, क्योंकि उस वक्त सपा सत्ता में भी थी। 2017 के बाद भाजपा आई, तो आपने भाजपा क्यों चुनी? जब मैं एक क्षेत्रीय पार्टी छोड़ रहा था तो फिर मुझे क्षेत्रीय पार्टी में जाने की मेरे ख्याल में ये सोच नहीं बनानी चाहिए थी। जब मैं क्षेत्रीय पार्टी छोड़ करके जा रहा था तो मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी में जाऊं, और राष्ट्रीय पार्टी मेरे सामने दो थी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी।
कांग्रेस का नेतृत्व आज की तारीख में कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है, चाहे वो केंद्रीय लेवल पर है कि वो कुछ से कुछ बयानबाजी करने का काम करते हैं, और इसी तरह जो यहाँ हमारे पश्चिम में और विशेषकर सहारनपुर में जो उसके कार्यधारी हैं, जो उनके जनप्रतिनिधि के रूप में इस पार्टी को आगे चलाने का काम कर रहे हैं, उनका भी विवादित हमेशा बयान रहा, जो केवल एक भाईचारे को तोड़ने का काम करते रहे या केवल अपने ही एक वर्ग के लोगों को प्रभावित करके अपनी वोट बैंक बनाने का काम करते रहे। तो ऐसे दल में जाकर के जैसे दल को छोड़ कर आया ऐसे दल में जाऊं तो मेरे ख्याल में मैंने ये ठीक नहीं समझा। इसलिए समाजवादी पार्टी तो मैंने क्षेत्रीय पार्टी के कारण मैंने उसके चूज नहीं किया। तो मेरा फिर यही था कि अंत में कि हम ऐसी एक राष्ट्रीय पार्टी चुनें जिसके साथ सब लोग एक आगे बढ़ने का काम करें, देश आगे बढ़े। दूसरे 2014 से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद में मैंने जैसे पहले कहा कि उन्होंने इस देश की छवि सुधारने का काम किया है, यहाँ एक बहुत ही विकास करने का काम किया है और देश को विश्व पटल पर एक सर्वोच्च छवि के रूप में ताकतवर बनाने का काम किया। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी चूज़ की। ऐसी जगह से आप विधानसभा में चुनाव लड़े विधायकी का, जहां पर जो जाति समीकरण है वो थोड़े अलग हैं। कहते हैं कि मुस्लिम वोटर और दलित वोटर कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थक नहीं रहा है, और उस वक्त आपके पास विकल्प सपा इसलिए भी था क्योंकि सपा के समर्थन में मुस्लिम वोटर कह सकते हैं। आपने बोला भाजपा दलितों के लिए काम करती है, लेकिन दलित वोटर भी कहीं ना कहीं बसपा की तरफ झुकाव रखता है। तो उस वक्त आपने क्या सोच के भाजपा ज्वाइन किया कि आपको किस तरह का ओपिनियन चाहिए था या किस तरह का आपको पदभार मिलेगा भाजपा से? और अगर अभी मैं पूछूं 2017 से ज्वाइन करने के बाद अभी क्या कुछ भाजपा की तरफ से आपके लिए किया गया? कितना ज़्यादा आप खुश हैं भाजपा के कार्य से, और अभी आने वाले समय में क्या परिवर्तन रहेंगे? दरअसल बहुजन समाज पार्टी में विधायक और मंत्री रहते हुए मैंने जात पात की राजनीति नहीं की। मैंने सभी वर्ग, धर्म, मजहब के लोगों को साथ लेकर के उनका विकास करने का काम किया, एक भाईचारा बनाने का काम किया, और जहाँ जिस भी गरीब मजलूम को मेरी आवश्यकता थी मैं उनके काम आया हूँ। इसी कारण से चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग रहे हों, चाहे वो दलित समाज के हमारे जाटो या यहाँ चमार कहा जाता है, उनके भी मैं उसी तरह काम आया हूँ। तो जब कोई व्यक्तिगत रूप से किसी के काम आता है तो वो उस वक्त मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े। आज वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे दलित हैं, अन्य समाजों के साथ में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के जो यहाँ विकास कार्य या एक कानून का राज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसके कायल हैं सब। और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अच्छी सोच का व्यक्ति, वो सब चाहते हैं कि हमारा गुंडा राज यहाँ से समाप्त हो और यहाँ एक कानून का राज हो। तो इसीलिए कल वो मेरी साथ आए थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के बन करके हो गए हैं। अच्छा। एक चीज़ जो है कि बसपा के टाइम पे जब आप थे तो शायद आप कैबिनेट मंत्री थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर। इस वक्त आप राज्य मंत्री हैं। इसको लेकर के कोई शिकायत? क्योंकि जनता से मैंने बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो लोग इस बात से नाखुश हैं कि भाजपा ने आपको उस तरह का दर्जा नहीं दिया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर की पार्टी है। उस कैडर के हिसाब से जो जितना पुराना है उसे उतना ही महत्वपूर्ण सम्मान और पद मिलता है। मेरे लिए यही बहुत सौभाग्य की बात थी कि भारतीय जनता पार्टी में मैं आया, उन्होंने मुझे अपनाया, और अपनाया ही नहीं, मुझे टिकट भी दिया, मुझे यहाँ की जनता ने वोट दिया, और फिर उसके बाद में मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया। और रही बात, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कैबिनेट में और स्वतंत्र प्रभार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सरकार का अंग हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने सहर्ष मुझे अपनाया है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आपने 2 बार यहाँ से इमरान मसूद को हराया है, जो कहा जाता है कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं सहारनपुर के अंदर या कहूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक जो वोट बैंक है उनका बटा हुआ है कहीं ना कहीं। कितना चुनौतीपूर्ण था उनको हराना?
देखिए, इमरान मसूद को मैंने नहीं हराया। इमरान मसूद को यहाँ की जनता ने, यहाँ के सेकुलर लोगों ने, यहाँ की अच्छी सोच के हिंदू मुसलमान भाइयों ने, उन्होंने उसे हराने का काम किया है। 95,000 वोट वो मेरी नहीं थी, वो नकुड़ विधानसभा के हर वर्ग, मज़हब, धर्म के लोगों की वोट थी, जो यहाँ माने मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को चलती हुई देख करके वे ये चाहते थे कि हमारा भी नेतृत्व कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि करे। इसलिए ये कहना मेरे ख्याल में कि मैंने 2017 में मैंने हराया है, नहीं, यहाँ की जनता ने मुझे समर्थन दिया और यहाँ की जनता ने ही इमरान मसूद को हराने का काम किया है। इस वक्त इमरान मसूद की अगर राजनीतिक करियर की मैं बात करूं तो आप कहां देखते हैं उन्हें? देखिए, उनकी राजनीति के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आपने कहीं ना कहीं उनका देखा होगा शासनकाल भी, आपने उनकी राजनीति भी देखी होगी, भले ही दूर से आप उनके करीबी नहीं रहे हो, लेकिन आपने देखा होगा। नहीं, देखा है, मेरे कार्यकर्ताओं ने देखा है, पूरे जनपद के जो है क्या नाम सभी वर्ग के लोगों ने देखा कि जिस तरीके के उनकी सरकारों में जिस तरह के गरीब लोगों को सताया जाने का काम किया जाता था, जिस तरीके से उनकी सरकार में यहाँ अपहरण, हत्याएं और लूट हुआ करती थी, जिस तरीके से वहाँ यहाँ वर्ग विशेष में बांट करके लोगों का जो है क्या नाम शोषण किया जाता था, जिस तरीके से बलात्कारियों को थाने से छुटवाया जाता था, बहन बेटियों का कोई किसी तरह का सम्मान नहीं था। उनकी सरकारों में यहाँ तक के एसपीओ के गनरों की राइफलें छिनती थी, सीओ के गनर की हत्या सीओ की गाड़ी में कर दी जाती थी और सरेआम बदमाश जो है निश्चिंत होकर के आराम से निकल जाते थे। पुलिस भी मूक दर्शक बना कर रह जाती थी, उन्हें भी कोई इस तरह के अधिकार नहीं थे कि वो उन बदमाशों तक उनके हाथ पहुंच जाए। तो इसलिए वो सब मैंने भी, मेरी जनता ने, सबने देखा है और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर माननीय योगी जी के नेतृत्व में वो सब विश्वास रखते हैं। अगर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इमरान मसूद हो सकता है सपा ज्वाइन कर सकें, अगर वो सपा ज्वाइन करते हैं तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट शिफ्ट होने की संभावना है? कुछ वोट प्रभावित कर सकता है 2022 के चुनावों में, या फिर भाजपा का वोट वैसा ही रहेगा जैसा 2017 में था? देखिए, वैसे तो उन्हें व्यक्ति जिस तरह प्रतिदिन कपड़े बदलता है, इस तरह उन्हें कपड़े बदलने की आदत, वो पार्टी बदलने की आदत है। वो लोकदल में रहे, इंडियन एकता पार्टी बनाई, समाजवादी में रहे, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर समाजवादी में चले गए, फिर कांग्रेस में आए, अब फिर संभावना है और अब भी वो नंबर एक बात तो ये, वो भारतीय जनता पार्टी में तो आ नहीं सकते, मेरी पार्टी में आ नहीं सकते। बाकी जिस भी दल में वो जाए, इससे मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ जब 2017 में वो चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से ही मेरे सामने चुनाव लड़े थे। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो आज समाजवादी पार्टी में आ जाए तो कहाँ कहीं कोई मजबूत हो गई समाजवादी पार्टी। अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व है, अब दोबारा से उसको उठाने की कोशिश की जा रही है, और एक जो कोर वोट माना जाता है वो मुस्लिम वोट भी माना जाता है उनका, यहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है, इमरान मसूद की भी कहीं ना कहीं फॉलोइंग होगी अगर वो जाते हैं। तो मेरा पूछने का मतलब यही था कि क्या वोट शिफ्ट होने की संभावना है? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे हमारी पार्टी और हमारे वोटर पर कोई किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे वोटर हर नंबर पर बढ़ कर के, मुझे 2002 में 53,000 वोट मिला था, 2007 में मुझे 70,000 वोट मिला, 2012 में मुझे 90,000 वोट मिला, 2017 में मुझे 95,000 वोट मिला। तो अगर पहली बात तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आम जनता माने योगी जी के शासनकाल को पूरी तरीके से बखूबी, मैंने जैसे कहा कि चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का व्यक्ति है, चाहे हिंदू मुसलमान दलित कोई भी है, वो आज कानून का राज देख करके वो खुश है। वो जब सपा शासनकाल में मुस्लिम समाज के जो सभी लोग थे उनके भी पशु चोरी होते थे, उनकी बहन बेटियों के साथ भी नाइंसाफ़ी होती थी, चाहे वो दलित समाज के हमारे भाई बहन थे उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती थी। तो वो उन सब चीज़ों को भी देखते हैं, केवल ये नहीं देखते कि हाँ भाई वो समाजवादी क्या है या भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी में विशेषकर मैं बार बार कह रहा हूँ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही उत्तर प्रदेश की सरकार कानून का राज दे रही है, विकास करा रही है,
तो क्यों इधर उधर जाएंगे, क्यों हमारा जनाधार कम होगा। हम तो कहते हैं कि जनाधार और बढ़ेगा। हर बार हर चुनावों में कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी बनते हैं और जनता के बीच में भी जो बहुत ज़्यादा शिक्षित वर्ग नहीं है कह सकते हैं, तो वहाँ पे भी जाति एक अहम मुद्दा रहती है कि उनका सबसे पहला जो वोट देने का वो चुनाव होता है वो जाति के आधार पे होता है। इस आधार पे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। नहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं नकुड़ विधानसभा में 2001 से अपने आप को पूरी तरीके से निछावर किया हुआ है। चाहे वो किसी धर्म मजहब के लोग हैं, उनके बीच में रहता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ। इमरान मसूद साहब अभी तक यही नहीं तय कर पाए कि वो कौन से दल से और कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो जब वो पहले कौन सा दल कौन सी सीट तय कर लेंगे, उसके बाद ही तो फिर ये तय किया जाएगा कि हाँ उसका क्या जनाधार है या रहेगा। अच्छा, मतलब अभी इमरान मसूद का ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, जैसा आप ही कह रही है कि वो समाजवादी में, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो समाजवादी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा आप कह रही है, मैं आपसे ही सुन रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। तो जैसा आप कह रही है कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, अभी वो कांग्रेस में है, तो पहले वो ये तय करें कि कौन से दल में जाएंगे, फिर वो ये तय करें कि कौन सी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, तो तभी तो देखा जाएगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि नकुड़ विधानसभा की जनता अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, कितने भी बड़े गठबंधन से वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो उसे हाँ हराने के लिए तैयार है पूरे तरीके से। अच्छा, एक और फैक्टर है यहाँ पे, दलित फैक्टर। 2017 में जब चुनाव हुए तब उस वक्त चंद्रशेखर रावण इतना ज़्यादा उभर नहीं रहे थे, इतनी ज़्यादा उनकी पार्टी बड़े लेवल पे नहीं थी, लेकिन अब वो लगातार प्रयास कर रहे हैं उभरने का। और ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे भी शायद 2 ज़िला पंचायत के सदस्य भी हैं उनके, और हो सकता है कि उनका भी कहीं ना कहीं दलितों में प्रभाव दिख रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो दलित वोट बसपा के समर्थन में था वो अब शिफ्ट होकर चंद्रशेखर रावण के समर्थन में आ रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसी राम जी ने भूखे प्यासे रह करके एक एक कार्यकर्ता को जोड़ करके इसे ऐसी पार्टी बनाई थी जो सभी वर्ग धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करे। और जब बहुजन समाज पार्टी के नेता इस अपने मिशन से भटक गई, तो फिर कोई ना कोई समाज का नेता आगे बढ़ने का काम करेगा। चंद्रशेखर आज़ाद, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो उस पैटर्न पर चल करके समाज को नई दिशा देने का प्रयास कर रहा, तो इससे स्वाभाविक है उससे और किसी दल को, विशेषकर भाजपा को, कोई नुकसान नहीं होगा। वो बहुजन समाज पार्टी का ही वोट डाइवर्ट करेगा जितना भी करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। और अगर कोई ऐसा कोई नेता, अगर कोई ऐसा कार्यकर्ता अगर उभर करके समाज की बात करने के लिए आगे बढ़ता है, तो मजबूत होना भी चाहिए। तो अभी आपने बोला स्टार्टिंग में कि भाजपा कहीं ना कहीं दलितों के लिए लगातार काम कर रही है, तो अगर चंद्रशेखर रावण उभरते हुए नेता के रूप में सामने आते हैं दलितों के लिए, तो वोट तो भाजपा के ऊपर भी प्रभाव डालेगा? नहीं, मैं देखिए, उत्तर प्रदेश में विशेषकर जनपद सहारनपुर में दलित वोट, दलित का मतलब फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो जाटव, नॉन जाटव वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है सभी। तो जाटव वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी का बिल्कुल उनका बेस वोट कहा जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। मेरी विधानसभा में मेरे लिहाज से, मेरे क्या नाम प्रयास से जो मेरे साथ आए हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो लाभ है इसमें, लेकिन हम फिर जाति मजहब धर्म की राजनीति हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जातियों में बंटवारा करके राजनीति नहीं करती। मैं केवल आपने चंद्रशेखर रावण का जिक्र किया, मैं केवल इस बात के लिए आप के सामने ये बात ये रखी है कि जब कोई भी दल अपने मिशन से भटक जाता है, तो उसमें कोई ना कोई फिर दूसरा नेता तैयार होता है, और वो तैयार नेता के रूप में आज के दलित समाज के युवा वर्ग वो चंद्रशेखर रावण को देखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूँकि माने मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, चाहे वो दलित समाज के गरीब लोगों के आवास बने हो, गैस सिलेंडर मिला हो, बिजली का कनेक्शन दिया गया हो, या और बहुत सी सुविधाएं, जैसे कोरोना काल में उनके अकाउंट में पैसा दिया गया है। जैसे कोरोना काल में वो अगर जैसे लॉकडाउन में सबसे प्रभावित कौन व्यक्ति होने वाला था? जो गरीब लोग हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान कोई भी है, विशेषकर जाटो समाज और मुस्लिम समाज बहुत गरीब तादाद में जनपद में रहता है और प्रदेश में रहता है, तो उनका वो भूखे पेट न रहें,
वो कोरोना से बच जाए और भूखे पेट मर जाए, तो उसे बचाने के लिए चाहे वो मुस्लिम थे चाहे जाटव थे, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने घर बैठे उन्हें राशन दे करके उनका जो है विश्वास जीता है और उनको सुरक्षित रखने का काम किया है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग भी, अब लोगों का कहना है कि वो समाजवादी या भला इधर उधर की बात है, अगर मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित न होता, तो जैसे एक व्यक्ति का जो मेरे सामने चुनाव लड़ा है उसका बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जा रहा है, तो इसका मतलब वो समझ रहा है कि मेरा जनाधार खिसक रहा है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी में जा रहा है। तो इसलिए मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारी साथ में अधिक संख्या में जाटव और जैसे भी है जो अच्छी सोच के मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छी सोच के मुस्लिम समाज के लोग मतलब शिक्षित वर्ग? जी। अच्छा, 2 क्वेश्चंस, उसके बाद मैं इस इंटरव्यू को बंद करूंगी। आपने बोला भाजपा जाति की राजनीति, जातिवाद की राजनीति नहीं करती। उत्तर प्रदेश में लगातार सारी ही पार्टियां, कहीं ब्राह्मण सम्मेलन, भाजपा की तरफ से भी प्रबुद्ध सम्मेलन करवाए गए, जातियों को लुभाने की कोशिश। तो फिर ये किस तरह के प्रयास हैं? अगर वो जातिवादी राजनीति से इफेक्ट नहीं होती तो फिर इन सारे चीज़ों को जब बसपा ने स्टार्ट किया, ब्राह्मण सम्मेलन, सपा ने स्टार्ट किया, उसके बाद भाजपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन आरंभ किया, फिर बसपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन आरंभ किया, तो इन सारी चीज़ों का क्या आउटकम निकल के आता है चुनावों को लेकर के? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किए हैं, और प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी वर्ग जाति, चाहे वो अगड़े हैं चाहे पिछड़े हैं, इससे कोई मतलब नहीं था कि वो किस जाति धर्म के हैं। प्रबुद्ध लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों का प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया है, हमने जातीय आधार पर नहीं किया। जातीय आधार पर बहुजन समाज पार्टी करती है, पहले करती थी, आज भी उन्होंने नारा दिया, वो अलग चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी ने जातीय आधार पर कोई प्रोग्राम न किया, न करेगी। आखिरी सवाल, 2022 के विधानसभा चुनावों में, क्योंकि आप राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं, 2002 से लगातार जीत रहे हैं, सारे कार्यकाल देखें, क्या जातीय समीकरण और राजनीतिक माहौल नज़र आ रहा है 2022 के आगामी चुनावों में? देखिए, हर सरकार में, जितनी भी सरकारें रही, चाहे बहुजन समाज पार्टी की, तो एक जाति विशेष का वर्चस्व रहा और दूसरे जातियां पीड़ित रही। समाजवादी पार्टी में भी वो मैं आपको बताया है पूरे तरीके से कि किस किस तरीके से उसमें लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार और विशेष वर्ग के लोगों को महत्व दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो ब्राह्मण, ठाकुर, सैनी, गुजर, कोई भी अगर अपराधी था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो जब यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का, किसी जाति धर्म का था, अगर वो अपराधी किस्म का था और वो जनता को परेशान करता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो इसीलिए पहली सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में ऐसी आई है जी, एक कानून का राज यहाँ कायम किया है उन्होंने। तो सभी अमन पसंद लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। इसीलिए अगर हम 2017 में 325 लाए थे तो उसमें बढ़ोतरी होगी, कम नहीं होगी। तो सरकार तो निश्चित रूप से रिपीट हो रही है और बहुत बढ़िया बहुमत से सरकार हम 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।